हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तक कंप्लीट कर चुके थे। उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने ट्राई किए थे। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किस तरीके से हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं अगर हम उन्हें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। ओके, सो टॉपिक है हमारा बिहेवियर of conductors behavior of conductors in electrostatic field electrostatic fields को represent कर electric field। ओके, electrostatic fields। ओके, तो अगर हम किसी कंडक्टर को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में प्लेस करें तो उसका क्या बिहेवियर होगा या उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके ओके, तो देखिए कंडक्टर्स, ये हम सबको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इजीली अलाउ करें इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने क्रॉस होने में, अपने अक्रॉस क्रॉस होने में, ताकि इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो सके। ये होते हमारे कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स इनको बिल्कुल अलाउ नहीं करते। दूसरी चीज, इसमें एक कंसेप्ट होता है फ्री एंड बाउंड चार्जेस का। फ्री एंड बाउंड चार्जेस मतलब फ्री चार्जेस मतलब वो फ्रीली इलेक्ट्रॉन जो हमारे मूवेबल हो। अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस अप्लाई करें कंडक्टर के, तो हमारे जो फ्री चार्जेस हैं वो इजीली मूव करते हैं। बाउंड चार्जेस मूव नहीं करते हैं। ठीक, बाउंड एकदम कनेक्टेड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके, सो कंडक्टर्स में हमारे फ्री चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो कंडक्टर्स कहे जाते हैं। ओके, क्योंकि जब कभी भी हम उनके अक्रॉस को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो तुरंत उसके अक्रॉस में इलेक्ट्रिक करंट हमें फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, ये जिसको हम कहें प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, क्योंकि बिहेवियर एक प्रॉपर्टीज ही बताएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। ओके, सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में प्लेस करें, ठीक है, तो नेट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। वो कैसे होता है वो बता कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड inside the conductor is zero। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के इनसाइड वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसका देखिए हम आपको प्रूफ बताते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं। ओके, ये हमने पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ये हमने नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ओके, अब देखिए जो इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में एंटर कर रही होगी। ओके, इसमें हमने क्या किया कि इसके अंदर दोनों प्लेट्स के बीच में एक हमने कंडक्टर प्लेस कर दिया। ठीक है, ये क्या है हमारा कंडक्टर। ओके, तो देखिए इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे। ठीक है, तो यहां से भी क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये हमारा ई है, ओके, ये जो हमारी दो प्लेट्स हैं, क्योंकि ये प्लेट्स पूरी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है पूरी,
वाली पूरी प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है। ये वाली प्लेट पूरी नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि ये नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है। ओके, अब देखिए जब ये वाली साइड पॉजिटिव चार्ज है तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्योंकि स्टैटिक से मैग्नेटिज्म नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से प्रिंसिपल से क्या है कि जब हम किसी बॉडी को इसके करीब लेकर आएंगे तो जो इसकी नियरर साइड होगी इस पे अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ओके, और इधर साइड नेगेटिव तो इधर साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ओके, तो जब देखिए इसका क्या है, चार्ज इंड्यूस हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो गया तो पहले कोई भी बॉडी हमारी न्यूट्रल थी, उस पे चार्ज इंड्यूस हुआ, तो जब उस पे चार्ज इंड्यूस होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट, आप लिख देंगे ई इंड्यूस। ओके, तो अब देखिए ये जो प्रोसेस है पूरा, ये इंड्यूसिंग का प्रोसेस है, ये जो इंड्यूस कर रही है ये वाली प्लेट्स और ये वाली प्लेट इस जो कंडक्टर की साइड्स पे, सरफेसेस पे जो ये प्रोसेस होगा, ये जब तक होता रहेगा जब तक हमारा ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर ना हो जाए। ओके, तो हम लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ inducing charges on the sides of conductor goes on until E induced becomes equal to electric field। ठीक है, तो जब तक हमारा E इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर ना हो जाए तब तक हमारा ये प्रोसेस जो है इंडक्शन का, जो हमारा चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं इस साइड्स पे कंडक्टर की, वो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक, तो जिस पॉइंट पे हमारा ये प्रोसेस एंड होगा वो कब होगा, जब हमारा E इंड्यूस E के बराबर होगा। ठीक है, तो जब E इंड्यूस हमारा E के बराबर होगा तो नेट इनसाइड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके इनसाइड क्या हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों ही हमारे क्या है, इक्वल हो गए। यहाँ पर हमारा E इंड्यूस है, ये हमारा E है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 E नेट, क्योंकि दोनों ही इक्वल और अपोजिट नेचर के हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि E नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो हो गया वो 0। ठीक है, तो ये चीज हमने प्रूव कर दी कि किसी भी कंडक्टर को अगर किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके अंदर जो फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है, ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा वो नॉर्मल होता है टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड is normal to the surface of conductor। ठीक है, तो ये चीज तो हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती है, नॉर्मल होती है किसी भी सरफेस कंडक्टर। ओके, इसमें देखिए एक और चीज है, थर्ड पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कि जैसे कि हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या है, 0 है। ठीक है, तो E इक्वल्स टू हमारा क्या है, 0 है। ओके, तो एक रिलेशन हमें याद है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV/dr। ओके, तो जब E हमारा 0 है तो dV/dr भी 0 होगा, तो dV/dr 0।
ठीक है। अब देखिए, जब हमारा dv बाई डी आर जीरो है, इसका मतलब क्या है, जब हमारा किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पार्ट जीरो होता है तो उस वक्त वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल V जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो while इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल inside the conductor is constant। ठीक है, और इसकी वैल्यू कौन सी होगी, जो वैल्यू उसके सरफेस पे होगी, एंड इट्स वैल्यू is equal to the value at its surface। ओके, ये थ्री प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, सो ये हमारी थ्री प्रॉपर्टीज हो गई। तो इसमें देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था कंडक्टर वो क्या है, कांस्टेंट है, और उसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, जो सरफेस पे वैल्यू है उसी के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा सरफेस है कंडक्टर का वो क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि हमारा पोटेंशियल इनसाइड है वही पोटेंशियल उसके आउटसाइड है या उसके सरफेस पर। ठीक है, तो हम ये चीज में कह सकते हैं कि सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, फोर्थ वन, लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ वन प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि नेट चार्ज जो होगा कंडक्टर के इंटीरियर में या कंडक्टर के इनसाइड में क्या होगा, जीरो होगा, और जो भी चार्ज होता है कंडक्टर पे वो उसके सरफेस पे रिसाइड्स करता है, सरफेस पे हमारा मौजूद होता है उसका चार्ज। ठीक है, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर is zero। okay, and the charge and the excess charge या excess charge कुछ भी बोल सकते हैं। excess मतलब जो उसका ज्यादा जो चार्ज होगा, excess मतलब बाहर से अगर कोई और चार्ज को प्रोवाइड कराएं। ओके, तो excess charge resides, उसके मौजूद है, resides at its surface। ओके, तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम ये ले लिया, कोई हमने कंडक्टर है। ओके, ये कोई कंडक्टर है, इस पे कुछ चार्ज है प्लस क्यू। ओके, चार्ज क्या है इस पे, प्लस क्यू, इस पे हमने चार्ज दे रखा है। ठीक है, हमको ये नहीं पता है वो चार्ज कहाँ है, इंटीरियर में है या उसके सरफेस पे। इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, कि जो ई नेट जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नेट होता है कहाँ पर, इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो। पढ़ा था, ये हमारा कंडक्टर ही तो है, तो इसके इनसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होगा, जीरो। ओके, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिर्फ आउटसाइड होगा। देखिए अब हम इसमें क्या करें, हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था। गॉस थ्योरम में क्या था कि जो हमारा
इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, या सरफेस इंटीग्रल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई डॉट डी एस का इंटीग्रल अगर हम करें तो वो किसके बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। जब इसमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं हम, इसमें गॉसियन सरफेस जस्ट इसके जो सरफेस है, ऊपर का जो सरफेस है इसके जस्ट पास एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, ये क्या है हमारा गॉसियन सरफेस। ओके, अब देखिए फ्रॉम गॉस लॉ या फ्रॉम गॉस थ्योरम E dot ds का whole integral is equals to 1/ε0 times the charge enclosed by the Gaussian surface. Okay, as electric field E equals to 0, तो जब ये 0 है तो ओवरऑल 0 का मतलब क्या है, Q/ε0 हमारा 0। एप्सिलॉन नॉट 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एप्सिलॉन नॉट 0 हो गया तो ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, दिस इंप्लाइज Q इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि इनसाइड द गॉसियन सरफेस हमारा कोई भी चार्ज मौजूद नहीं, ठीक है, नो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्योंकि इसको प्लस क्यू चार्ज दिया था, अब वो चार्ज इसके इनसाइड नहीं है तो कहां गया, कंडक्टर पे ही होगा कहीं ना कहीं, तो क्या होगा, वो इसके सरफेस पे रिसाइड करता है। ओके, तो जो चार्ज जो होगा हमारा वो इसके सरफेस पे होगा, इनसाइड कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये दो, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है, दूसरा कि हमारा चार्ज जो होता है इनसाइड द कंडक्टर वो भी 0 होता है। ओके, सो गाइस ये जो हमारा था ये अभी तक तो हमारा एक सॉलिड कंडक्टर के लिए था। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये भी हमारा प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, कि अगर हमारा जो कंडक्टर है वो हॉलो, बीच में उसमें कहीं पे कैविटी हो, ठीक है, तो हॉलो कंडक्टर के लिए क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। सारा सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है हॉलो की लिए भी। ओके, फिफ्थ वन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cavity of a charged hollow conductor is 0। ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द कैविटी ऑफ अ चार्ज हमारा एक हॉलो कंडक्टर है उसके अंदर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट हमारा नेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे कि हमारा आपने प्रीवियस देखा था, जो हमारा सॉलिड कंडक्टर था उसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। सेम केस हमारा अगर कोई हॉलो है कंडक्टर, ओके, अगर कोई हॉलो कंडक्टर है तो उस केस में हमारा जो कैविटी कहीं पे अगर उसमें मौजूद होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों ही 0 होंगे। ठीक है, ओके, इनसाइड द कैविटी ये चार्ज नहीं
हॉलो, क्योंकि चार्ज वाला पार्ट हम लोग बाद में करेंगे। ऑफ ए हॉलो कंडक्टर इज, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। इसके अंदर जो हॉलो वाला पार्ट है, ये जो कैविटी है, ये, ठीक है, ये इसकी कैविटी है, ओके, ठीक है। अब देखिए ये चीज हमने पढ़ी है कि कोई भी कंडक्टर जो होता है ना, तो उसका चार्ज कहाँ पर होता है, उसके सरफेस पर होता है, ठीक है। तो इसका जो चार्ज होगा वो कहाँ होगा, यहाँ इसके सरफेस पर होगा। ओके, इसका चार्ज कहाँ होगा, इसके सरफेस पे होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस पे ही होगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसके सरफेस पे होंगी। अब देखिए ये चीज भी हमने पढ़ी। अगर हम इसमें एक गॉस थ्योरम अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करेंगे, अगर हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाएं, जो हमारी ये कैविटी है ना, इसके जस्ट पास में इसके सरफेस पे, यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस, ठीक है। जब हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो देखिए ये जो कैविटी है, इसको भी एक हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा पार्ट है, ये भी सॉलिड से हम मान लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको भी जब हमने सॉलिड माना, तो इसका जो चार्ज होगा ये यहाँ पे मौजूद होगा ना, इसके ऊपर सरफेस पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारा चार्ज इसके सरफेस पे मौजूद है, तो अगर हम ये अप्लाई करें कि E डॉट ds का होल इंटीग्रल इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q तो हमारा 0 है, कोई चार्ज है नहीं यहाँ पर, ठीक है। जब कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पर, तो हमारा E क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि ये पूरा टर्म 0, तो ds सरफेस, जो हमारा सरफेस एरिया वेक्टर जो है वो तो 0 होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0, ठीक है। तो अब ये चीज हम देख सकते हैं इसके रिलेशन से, जो रिलेशन होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 है तो वोल्टेज या पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ ए हॉलो conductor is 0 but electric potential is constant, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दोनों ही उसमें कैविटी में क्या होंगे, 0, ओके। ओके, देख लीजिए आप। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारा जो कंडक्टर है वो हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर है, ओके। क्या है कंडक्टर, हॉलो चार्ज्ड, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं हम हॉलो चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है। हमने क्या किया, इस जो कंडक्टर था हमारा, इस कंडक्टर को हमने क्या कर दिया, चार्ज दे दिया, मतलब चार्ज कर दिया इस कंडक्टर को एक्सटर्नली किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के या पोटेंशियल डिफरेंस को उसका अप्लाई करके कोई चार्ज हमने इसको दे दिया, ठीक है। ये हमारी कैविटी है, इसको चार्ज हमने क्या दिया, प्लस क्यू, इसको हमने चार्ज दे दिया, ठीक है। अब देखिए ये चीज हमें पता है कि चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो, कोई भी हमारा कंडक्टर हो, जो उसका टोटल चार्ज होता है वो हमेशा उसके सरफेस पर रिसाइड करता है, ठीक है। हमेशा कहाँ होता है, उसके सरफेस पे रिसाइड करता है टोटल चार्ज। ये चीज अब इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कैविटी पे अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हमने प्रूव करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में हमारा 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं कैविटी के जस्ट ऊपर, ओके। तो कैविटी के ऊपर जब हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है, तो जब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो E डॉट ds हमारा क्या हो जाएगा, 0, इंटीग्रल इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो क्या है, 0 है इनसाइड द कैविटी।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है। तो ये पूरी हमारी कैविटी है ना, हॉलो है ना ये, ठीक है। तो आप देखिए जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, dv by dr इक्वल्स टू 0, दैट मींस v इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, तो v हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा पूरे इसके होल कंडक्टर में। तो यहाँ पे हमारा v जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ तक कोई चार्ज नहीं है, इस ये कैविटी जो है ये वाली, इसमें भी कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि सारा चार्ज हमारा इसके सरफेस पे मौजूद है। तो यहाँ पर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, और v हमारा क्या होगा, जो हमारे इसके सरफेस पे होगा, दैट इज v नॉट। v नॉट क्या है हमारा, v नॉट है हमारा पोटेंशियल एट इट्स सरफेस, पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। ओके, तो ये हमारा चार्ज के लिए पार्ट हो गया, फिर हमने सीधा सिंपल अनचार्ज के लिए किया था। ओके, अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटेंस से पहुंचने तक, उससे पढ़ने के लिए कैपेसिटेंस को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। उसके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत एग्जाम्पल है, आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा है वो टॉपिक। ओके, तो क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज सारी पढ़ी थी ना, उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को अगर हम कंबाइन करते हैं तो एक ऐसा प्रोसेस हमें मिलता है जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, ये कैसे करते हैं, मान लीजिए हमें किसी सरफेस को चार्ज से फ्री बनाना है। ठीक है, क्या करना है, किसी सरफेस को हमें चार्ज से फ्री बनाना है। ठीक है, तो ऐसा जो हम प्रोसेस जो अप्लाई करेंगे कि किसी सरफेस को अगर हम चार्ज से या इलेक्ट्रिक फील्ड से हम फ्री बना दें, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, सो इसका अगर हम स्टेटमेंट लिखें, द फिनोमेना या द प्रोसेस of making any region free from electric field is called as electrostatic shielding. Electrostatic shielding. ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनी रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अब देखिए ये किस पे बेस्ड है, ये इस फैक्ट पे बेस्ड है जो हमने सारे प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। क्या फैक्ट है कि अगर हमारे पास या तो कोई हॉलो कैविटी हो, ठीक है, या कोई हमारा एक कंडक्टर है, उसके इनसाइड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, तो ये इसी फैक्ट पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्रॉपर्टीज, इट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस प्रॉपर्टीज ऑफ, जो हमने अभी डिस्कस की थी, प्रीवियस प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, प्रीवियस प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। ओके, प्रॉपर्टीज क्या थी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो जाता है इनसाइड कंडक्टर, जो हमने अभी पढ़ी थी। ओके, ये कोई हमारा मान लीजिए कोई हमारा कंडक्टर है। ओके, सो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारा, 0। सारा चार्ज कहां करता है, हमारा सरफेस पे रिसाइड करता है। ओके, सारा चार्ज क्या करता है, हमारा सरफेस पे डिसाइड करता है। E की वैल्यू भी 0 है, Q की वैल्यू भी 0 है। ओके, तो इसका अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जब कभी भी लाइटनिंग होती है या जब कभी बिजली कड़कती है, ठीक है, तो क्या होता है
कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं थोड़े, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जिन्होंने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी होती है, उसको ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, कि जब हमारी लाइटनिंग होती है तो जो लोग फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं वो क्या करते हैं, कार के अंदर ही रुकते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन बहुत से लोग थोड़े बेचारे विलेजेस में क्या करते हैं, वो लोग मना करते हैं कि कार में अब नहीं बैठना है जब लाइटिंग होती है, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि कार हमारा एक मेटेलिक कंडक्टर है, ऊपर उसकी बिजली कड़केगी तो अंदर भी आ जाएगी, तो कुछ डेथ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का प्रिंसिपल वहां पे यूज होता है। प्रिंसिपल ये है क्योंकि कार जो है ऊपर से मेटेलिक बॉडी है, ठीक है, तो मेटेलिक बॉडी इनसाइड क्या एक हॉलो पार्ट है, तो हॉलो पार्ट जब इनसाइड है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, तो जब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जितना भी ऊपर से चार्ज हमारा उसके ऊपर आएगा वो सारा सारा उसके सरफेस पे रिसाइड करेगा, अंदर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, यही है कि लाइटनिंग जब कभी भी होती है तो हमेशा अपनी कार में ही अंदर रुके रहे, बाहर ना जाए, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हो गया, एग्जांपल क्या है कि while lightning it is advised to stay in the car, as the metallic body of the car behaves as hollow conductor, and electric field E inside hollow conductor is 0, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हमें कोई नुकसान पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है, शॉक ही नहीं लगेगा जब चार्ज ही नहीं है अंदर, ठीक है, ओके। सो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ओके। सो इसमें एक एग्जांपल ये भी है कि जो हमारी सिग्नल कैरी कोएक्सियल केबल्स होती हैं, ठीक है, कोएक्सियल केबल्स मतलब एक के ऊपर एक कोएक्स होते हैं डिफरेंट केबल्स के, ठीक है। तो जो ऐसी केबल्स होती हैं वो ज्यादातर केबल्स टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, टेलीकॉम के लिए डेटा ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो उसमें सिग्नल ट्रांसफर के लिए, तो उसमें क्या होता है, एक बाहर एक आउटर कंडक्टर दिया जाता है उसमें, तो उस आउटर कंडक्टर को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ग्राउंड से कनेक्ट जब आउटर कनेक्ट कर देंगे तो उसका इनसाइड का जो पार्ट है, जो सिग्नल्स कैरीड हो रहे हैं सेंट्रल कंडक्टर से, डिफरेंट कंडक्टर्स उसमें होते हैं, सेंट्रल हो गया और आउटर पार्ट हो गया, ठीक है। तो आउटर पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, और जो सेंट्रल पार्ट है वो हमारा सिग्नल कैरी करते हैं, ठीक है। अब जब कभी भी लाइटनिंग हो या कोई बराबर से कोई दूसरी केबल जा रही तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उसके ऊपर आएंगी, वो उसके अंदर नहीं घुस पाती, क्यों, क्योंकि जो बाहर का जो पार्ट है हमारा वो हमारा ग्राउंड से कनेक्ट है, आउटर कंडक्टर जो हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, तो इनसाइड का पार्ट होता है वो शील्डेड हो जाता है। इलेक्ट्रिकल शील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये प्रिंसिपल है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ना ही हमारा कोई चार्ज होगा, सिर्फ सिग्नल्स कैरी करेंगे। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सेंडिंग एंड पे सिग्नल्स होते हैं वही हमारा रिसीविंग एंड पे सिग्नल्स होते हैं, तो इससे कोई डेटा लॉस नहीं होता, ओके। सो अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस क्या है, हमारा कैपेसिटेंस जो है हमारा ये प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टर्स की, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि किसी कंडक्टर की कितनी एबिलिटी है कि कितना चार्ज को वो होल्ड कर सके, ठीक है। तो क्या टॉप हेडिंग क्या डालें, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या है, ये प्रॉपर्टी है
क्या है ये? प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज द मेजर ऑफ, मतलब इससे हम मेजर कर सकते हैं, इज द मेजर ऑफ, इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी, एबिलिटी of conductor, ability of conductor to hold the charge। मतलब कितना चार्ज हमारा कोई भी कंडक्टर होल्ड कर सकता है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग कैपेसिटेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या है? हमारा एक मेजर है, एक मेजर करने का एक जरिया है, जिससे कि हम बता सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर कितने अमाउंट ऑफ चार्ज को अपने ऊपर रिसाइड कर सकता है या उसे होल्ड कर सकता है। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे? देखिए, जब कभी भी हम किसी भी कंडक्टर को कोई बाहर से एक एक्सटर्नल चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो जब कभी भी हम किसी भी कंडक्टर को बाहर से एक एक्सटर्नल चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसके पास, तो उसके पास कुछ पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम उसके चार्ज बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। जैसे कि हमारा जो उसका रिलेशन है चार्ज और पोटेंशियल का, V इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q बाई R, रिलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज का। ठीक है, तो इसी से हम ये बताते हैं कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर पे इंक्रीज करते जाएंगे, उसी सेम वे में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा चार्ज जो हम इंक्रीज कर रहे हैं Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के। ठीक है, जैसे जैसे हम चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं कंडक्टर के ऊपर, उसी सेम वे में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का जब हम साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखते हैं जिसको हम C बोल देते हैं, इक्वल टू V। ठीक है, तो ये जो हमारा कांस्टेंट जो आया है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है, ये क्या है? हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर हम कैपेसिटेंस का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन V। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया? कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाई 1 वोल्ट। क्योंकि अगर हम यहां पे 1 वोल्ट लिख लेते हैं, इफ V इक्वल्स टू या पोटेंशियल इक्वल्स टू 1 वोल्ट, तो C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Q। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कैपेसिटेंस जो है वो हमारा इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाई 1 वोल्ट। ओके, ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो अगर हम इसका स्टेटमेंट देना चाहें, एक और अगर इसकी डेफिनेशन बोलना चाहें कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, इज द अमाउंट ऑफ चार्ज required to increase the potential, to increase the potential of a conductor by 1 volt। ओके, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। अब इस कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होगी? ठीक है, SI यूनिट क्या हो जाएगी? अगर हम C की यूनिट देखें तो चार्ज की होती है क्या? हमारी कूलम, और इसकी हमारी वोल्ट की, इसकी होती है पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट।
तो कूलम पर वोल्ट, लेकिन हम इसको एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, फैराड, जो कि माइकल फैराडे की कॉर्नर में इसको दी गई है, फैराड। ओके, तो ये भी हो सकती है कूलम पर वोल्ट और फैराड की। ठीक है, तो अगर हम 1 फैराड की बात करें, 1 फैराड, ठीक है, तो ये हम आपको बताएंगे कि 1 फैराड जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी है कि कभी भी कोई भी कैपेसिटेंस 1 फैराड का दुनिया में बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज हम आपको आगे प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो 1 फैराड क्या हो गया हमारा कि 1 फैराड इज द अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस या अमाउंट ऑफ चार्ज, या सिंपल हम बोले 1 फैराड हमारा क्या होगा, जब हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज हमारा यूज हो रहा हो किसमें, 1 वोल्ट कैपेसिटेंस, सॉरी 1 वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए। तो 1 फैराड क्या हो गया हमारा, 1 फैराड इज इक्वल टू द amount of unity charge required to increase the potential by 1 volt। ठीक है, क्योंकि 1 फैराड 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। ओके, ओके गाइस, ठीक है, तो 1 फैराड हमारा क्या हो गया, 1 फैराड ये हो गया हमारा कि अगर मान लीजिए हमें किसी बॉडी का जो हमारा कैपेसिटेंस है उसको 1 फैराड बनाना है, तो क्या करें, उसको 1 कूलम चार्ज उसको प्रोवाइड करा दें। ठीक है, तो जब उसको हम 1 कूलम चार्ज प्रोवाइड कराएंगे, उसी वक्त अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज कर जाए तो हम ये कह सकते हैं कि उस बॉडी का जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, 1 फैराड है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके लिए जो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो अगर हम कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ओके, हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं, उसका हमें कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ओके, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, आइसोलेटेड क्या है यहाँ पे, आइसोलेटेड सिंपल कुछ नहीं है, बस ये है कि हम कोई एक्सटर्नल कोई फील्ड इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, सारे फील्ड से ये बिल्कुल अलग है, आइसोलेट, आइसोलेशन वर्ड होता है ना, सबसे दूर एकदम आइसोलेट कर दिया, एकदम अलग हो गए, वही सेम है यहाँ पे आइसोलेटेड, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें कोई यूज नहीं है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं है। यहाँ पे हम लिख देते हैं आइसोलेशन का मतलब नो एक्सटर्नल फील्ड, नो एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ओके, तो स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, इसको क्या किया हमने, प्लस क्यू चार्ज हमने इसको प्रोवाइड किया, जो कि इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। क्यू चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके सरफेस। ठीक है, अब देखिए हमें क्यू पता है, अगर हम इसका पोटेंशियल निकाल दें कि इस स्फीयर का, इसके अगर हम रेडियस को माने, इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, यहाँ पे लिख देते हैं कि कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, ओके,
सो आर क्या है हमारा, रेडियस है इस स्फेरिकल कंडक्टर का। क्यू जो है हमारा पॉजिटिव क्यू, कैपिटल क्यू क्या है हमारा, जो चार्ज है इसके पूरे यूनिफॉर्म इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अब देखिए ये चीज हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने जो एक्सप्रेशंस निकाले थे डिफरेंट, कि अगर हमारा कोई चार्ज है, कोई चार्ज शेल है, ठीक है, चार्ज शेल है, तो अगर हमारा उस पर कोई प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता था वो हम ऐसे निकालते थे, जैसे ट्रीट करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे ट्रीट करते थे, वो ऐसा हमारा एक्सप्रेशन निकल के आता था। वो हमें ऐसा लगता था कि सारा चार्ज जो है उसका पूरा चार्ज हमारा कहाँ है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो एक्सप्रेशन हमारा आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन इसका इस टाइप का आता था, तो हमें ऐसा लगता था कि जो सारा चार्ज है वो इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यही वाली प्रॉपर्टी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ी थी, जब हमने इसका फॉर्मूला निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए स्फेरिकल शेल में, अगर वो हम अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट अ सरफेस क्या होगा, एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर, if we assume that the charge is present at its center, ठीक है। तो ये चीज हमने अज्यूम की है, लेकिन एक्चुअली में रियल में ऐसा नहीं होता है। कोई भी हमारा कंडक्टर जो होता है उसके हमेशा चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। लेकिन जो हमारा एक्सप्रेशन आया था वो ऐसा लग रहा था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में कि जो हमारा सारा चार्ज है वो सरफेस में ना होगे, यहाँ क्यू पर मौजूद है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा V, जब हमारा V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R। हम सरफेस पे जो निकाल लें, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। Q हमारा चार्ज है जो हमने इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। क्या है, प्लस Q चार्ज है ना, प्लस Q, ओके। बेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी डिफरेंट, ओके। सॉरी, ये परपेंडिकुलर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इस टाइप की होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, C। अगर हम एक्सप्रेशन से देखें तो क्या होता था, Q is directly proportional to V, that is Q equals to CV। तो Q C क्या हो जाएगा हमारा, Q upon V, ठीक है। तो Q upon V हो गया हमारा क्या, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो Q हमें पता है, अगर हम V की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दें तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई R। तो इस Q से ये Q कैंसिल, तो C हमारा क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज 4 into पाई into एप्सिलॉन नॉट into R। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर हमारा क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि जो 1 फैराड यूनिट होती है वो कितनी बड़ी होती है, ठीक है। देखिए अब अगर हम यहाँ पर 1 फैराड ले लें, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। तो ये तो समझ में आ गया होगा, इजी है, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली बस ये अजम्पशन है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि 1 फैराड यूनिट कितनी बड़ी होती है, ठीक। तो अगर हम कैपेसिटेंस को 1 फैराड ले लें, कैपेसिटेंस तो हमने क्या किया, 1 फैराड ले लिया, तो 1 फैराड इक्वल्स टू, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ठीक है। हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, क्या है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है।
तो देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको और आप इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू r। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो r इक्वल्स टू क्या हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ और ये किस में आएगा हमारा, रेडियस है तो मीटर में ही आएगा। ठीक है, ओके ओके ठीक है गाइस, तो क्या हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम किलोमीटर की फॉर्म में लिखें तो लिख देंगे 9 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 1000 मीटर जो होता है इक्वल्स टू क्या होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 10⁻³ हमने उससे हटा दिया, कैंसिल कर दिया, क्या होता है 10⁻6 बचा। ठीक है, ओके। और जो हमारा रेडियस होता है किसका, अर्थ का, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 5 इंटू 10⁻³ किलोमीटर या 6 किलोमीटर, ऐसी कुछ, सॉरी 6 या 5 इंटू 10⁻³ किलोमीटर है। तो हमारा अर्थ का रेडियस है क्या है 6 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, ये क्या हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है। तो देखिए रेडियस ऑफ अर्थ से कितना ज्यादा है, ठीक है, तो ये हम इसमें बता सकते हैं। ठीक है, कितना ज्यादा है रेडियस ऑफ अर्थ से ये। ठीक है, तो इसमें हम ये चीज बता सकते हैं कि जो हमारा 1 फैराड जो हमारा कैपेसिटेंस होता है, 1 फैराड कैपेसिटेंस, वो क्या होता है, ह्यूज अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है, that cannot be made in practical life। ठीक है, तो हम 1 फैराड जो है हमारा इतना ज्यादा कैपेसिटेंस है कि इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं बना सकते। ओके ओके गाइस, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज तक के लिए टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ओके, सो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग भी ट्राई कीजिएगा जब तक। ठीक है, तो गाइस ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय।